बीएससी निवेश मंथन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बीएससी निवेश मंथन में आज बैंकिंग योजनाओं से मजबूत होगी आर्थिक बुनियाद। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को दी जा रही है बड़ी आर्थिक मदद। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए के लोन की है सुविधा। बीएससी निवेश मंथन में आज रिस्क मैनेजमेंट की होगी चर्चा। जानेंगे कैसे कम करें निवेश में रिस्क, क्या है वॉलेटिलिटी और मार्जिन। बीएससी की एक और उपलब्धि, एक्सचेंज ने वित्तीय परिणाम ऑनलाइन दाखिल करने के लिए XBRL सुविधा शुरू की। और बीएससी के 140 वर्ष पूरे होने पर क्या है गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज की राय। मॉडल स्टॉक एक्सचेंज देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5 करोड़ 70 लाख लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उन 1.25 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय है, लेकिन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। अगर एक बार हिंदुस्तान का ये नीचे का तबका ताकतवर बन गया, आर्थिक समृद्धि वाला बन गया, अगर ये फाउंडेशन मजबूत हो गया तो हिंदुस्तान की आर्थिक विकास की ऊंचाइयां तेज गति से ऊपर चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ये मेरा विश्वास है। केंद्र सरकार देश को आर्थिक मजबूती दिलाने के लिए जहां निवेश के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है, वहीं देश के अंदर गरीब तबके की आर्थिक बुनियाद कैसे मजबूत हो, इस पर भी काम कर रही है। इसी इरादे को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। पीएम ने हाल ही में अपनी महत्वाकांक्षी मुद्रा बैंक योजना का झारखंड के दुमका में भी आगाज किया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों को भी चेक बांटे। पीएम ने कहा कि ये जनधन योजना के आगे की कड़ी है। खाते तो खुल गए, अब उनका बैंक से कारोबार बढ़ना चाहिए, और इसी में से ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जन्म हुआ है। आपको अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से अलग अलग किस्म की लोन मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। मुद्रा बैंक की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर हुई है। इसका मकसद युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्य धारा में लाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा ऐसे लोगों को जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक जगह पे दुकान है, बच्चा बड़ा हो गया, दूसरी दुकान करनी है, एक जगह पे सब्जी बेचने के बैठते हैं, लेकिन लगता है अगर ठेला आ जाए, लारी आ जाए तो घूम-घाम करके सब्जी बेचेंगे, साइकिल आ जाए तो ये काम करेंगे, ऑटो रिक्शा आ जाए तो ये काम करेंगे। ये जिनके मन में सपने पड़े थे, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास हमने किया है। इस योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलते हैं। इनके नाम हैं शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं किशोर योजना के तहत 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जबकि तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। पहले अगर बैंक से पैसा लेना है तो कोई गारंटी चाहिए, किसी का मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके बदले में मिलता था। हमने कहा गरीब कहां से लाएगा बेचारा, और लेने जाएगा तो वो भी आधे पैसे मांग लेगा, तो ये करेगा क्या। सरकार ने नया नियम बनाया कि गरीब से इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, उसको एक बार पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा महिलाओं को भी मिल रहा है। इसके जरिए उन्हें देश के विकास में भागीदारी का मौका मिला है। 20 लाख
ये आंकड़ा छोटा नहीं है। 20 लाख पैसे जिनको मिले हैं वो हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाओं को मिले हैं, महिलाओं। इससे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट कभी हो नहीं सकता है। अगर महिला के पास आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, वो निर्णय प्रक्रिया में अपने आप भागीदार बन जाती है। उन्होंने कहा कि देश का गरीब इन पैसों से और पैसा कमाकर लोन की पूरी रकम वापस कर देगा। मेक इन इंडिया अभियान के लिए ये योजना काफी कारगर है। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती दिलाने में अहम भूमिका देखने को मिलेगी। It's a good process, and this was experimented earlier in Gujarat when our Honorable Prime Minister was the Chief Minister, and there an experiment or a pilot was done for kite manufacturing units, where people were provided, or these micro units was provided with finance, and the kite manufacturing unit grew multi-folds, and obviously the artisans and unit owners' livelihoods also improved. So there is a pilot and a success behind this, and hopefully now with this being rolled out at a pan-India level, the individual shopkeepers who till date were finding it difficult to get money and finance support will now get money and financial support for improved livelihood. They in turn also provide employment to other individuals, so indirectly the employment opportunities for the youth and the smaller individuals will improve. मुद्रा योजना से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा देने के इरादे से हुई इसकी शुरुआत रंग लाई है। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को आसानी से लोन मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही सब्जी वालों, सैलून चलाने वालों के साथ साथ गरीब तबके को इस योजना के तहत लोन मिलना आसान हो गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा देशवासियों को मिल रहा है। इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, आम आदमी को बेनिफिट होगा, ताकि जो योजनाएं बैंकों के माध्यम से इंप्लीमेंट की जा रही हैं, जो पेमेंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उन सब का बेनिफिट आम आदमी को होगा। सो हमको पूरी उम्मीद है कि जनधन योजना और के साथ की जुड़ी बाकी योजनाओं से आम आदमी को काफी बेनिफिट होगा। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना का आगाज किया था। इस योजना में हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए अब तक 61 लाख लोगों को मदद दी जा चुकी है और करीब 35,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। आज तक यही बैंक्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको मुद्रा योजना के माध्यम से उनकी लोगों की सहायता कर रहे हैं, और कुछ सप्ताह पहले आरंभ हुई ये योजना आज 61 लाख से अधिक परिवार, जिनको लगभग 35,000 करोड़ रुपया बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से मिल चुका है। ये नए एंटरप्रेन्योर्स हैं छोटे स्तर के, जो देश में खड़े हो रहे हैं। आगे देखिए क्या है रिस्क मैनेजमेंट। बीएसई निवेश मंथन में अब बात रिस्क मैनेजमेंट की। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त निवेशकों को रिस्क का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेज करके चलते हैं तो आपको शेयर बाजार के जरिए बेहतर रिटर्न्स मिल सकती हैं। रिस्क मैनेज करने से पहले आम निवेशकों को ये जानना जरूरी है कि रिस्क क्या होता है। जब भी निवेशक शेयर बाजार के अंदर निवेश करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका उनको ख्याल रखना चाहिए वो है रिस्क। अगर आप
किसी इन्वेस्टमेंट से 10% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो क्या आपको वो 10% रिटर्न मिलेगा? वो डिटरमिन करेगा, अगर मिलेगा तो उसमें रिस्क कम है और नहीं मिलेगा तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सोचा कि मुझे इसमें से 20% या 30% रिटर्न मिल जाएगा तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको हम रिस्क मानते हैं। लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आप क्यों रिस्की इन्वेस्टमेंट लेंगे? इसका मतलब ये है कि उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं कि जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिटर्न मिलता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। रिस्क प्रीमियम क्या होता है? शेयर मार्केट में इन्वेस्टर को कितना ज्यादा रिटर्न मिलता है, ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है। इतना ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए, इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट 18 से 20% का रिटर्न देता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये समझिए कि 10 से 12% का रिस्क प्रीमियम जो है वो बाज़ार आपको दे रहा है अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो ये समझ के साथ आपको बाज़ार में आना है। एक निवेशक को कितना रिस्क लेना चाहिए? दरअसल ये निवेशक की क्षमता पर निर्भर करता है। आपको निवेश करने से पहले ये तय करना होता है कि आपका रिस्क लेवल कितना है। कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग रिस्क एवर्स होते हैं। तो आपको अपनी रिस्क की टॉलरेंस का जानना ज़रूरी है कि आपका थ्रेशोल्ड रिस्क लेवल क्या है, कितना आप ले सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कि कितना पैसा आप खोने की स्थिति में हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट के अंदर शुरुआत करते हैं तो उसमें से आप कितना पैसा खोने के लिए तैयार हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, वो डिसाइड करेगा आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है। और उसके हिसाब से आपको ये निवेश के लिए डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्की निवेश उसमें कर सकते हैं। रिस्क को बेहतर तरीके से समझने के बाद बारी आती है रिस्क मैनेजमेंट की। दरअसल रिस्क मैनेजमेंट आम निवेशक को शेयर बाजार के तहत भविष्य में होने वाले जोखिम को कम करने में सहायक होता है। आपको इस बात की जानकारी हो जाती है कि किसी शेयर में उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिल रहा है तो किस तरह उससे होने वाले जोखिम को कम किया जा सके या उससे बचा जा सके। रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आपने एक बार निवेश कर लिया या ट्रेड ले लिया तो फिर आपके पास केवल एक ही विकल्प बाकी है कि आप उसको रिस्क को मैनेज करना कैसे है। और मैनेज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी अनुमान के अनुसार आपका सौदा या ट्रेड नहीं जा रहा है और उसमें नुकसान होने की संभावना है तो आप उस नुकसान को कैसे कम करेंगे, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आम निवेशक से लेकर फंड मैनेजर तक इसके लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है एसेट एलोकेशन। अलग अलग एसेट्स का अलग अलग रिस्क होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, इन सब का रिस्क लेवल अलग अलग होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का है उसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन। उसका मतलब ये है कि डिफरेंट एसेट्स का डिफरेंट रिस्क होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उन हर एक का अलग अलग रिस्क लेवल होता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं या लेना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना चाहिए जिसमें ज़्यादा रिस्क की संभावनाएं हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर F&O सेगमेंट है, उसके अंदर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस तरह के निवेश आप अपने लिए चुन सकते हैं। रिस्क मैनेज करने का एक और तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने डिफरेंट सेक्टर्स में लगाया, डिफरेंट शेयर्स में लगाया। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया निवेश करना है, अगर आपने सारा ही टाटा मोटर्स में लगा दिया तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए टाटा मोटर्स के अंदर कोई ख़राब खबर आ गई किसी भी कारण से तो वो सीधे आपको नुकसान दे सकता है। फिर आप डाइवर्सिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने आधा टाटा मोटर्स में लगाया, आधा मारुति में लगाया, थोड़ा रिस्क तो कम हुआ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मारुति टाटा मोटर्स के साथ नीचे जाए, लेकिन फिर भी रिस्क बहुत कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं। मान लीजिए सरकार में अगले बजट के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई ऑटो सेक्टर में, तो दोनों ही स्टॉक नीचे आ जाएंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी काम नहीं कर रहा है उतना। फिर तीसरा तरीका डाइवर्सिफिकेशन का ये है कि आप अनरिलेटेड सेक्टर्स में लगाएं। आप मारुति में लगाएं, टाटा मोटर्स में न लगाएं फॉर एग्जांपल, और लुपिन में लगाएं जो फार्मा स्टॉक है।
अब फार्मा सेक्टर जो है वो ऑटो सेक्टर से बिल्कुल अनरिलेटेड है, इसको हम स्टैटिस्टिकली बोलते हैं, कोरिलेशन नहीं है उनके अंदर, दे आर नॉट स्टैटिस्टिकली कोरिलेटेड। तो ये डाइवर्सिफिकेशन काम करेगा, क्योंकि इसके लिए पूरे बाजार को नीचे आना होगा। अगर ल्यूपिन को भी नीचे आना है, मारुति को भी नीचे आना है, हिंदुस्तान लीवर को भी नीचे आना है, तो पूरे बाजार को नीचे आना होगा। केवल एक सेक्टर के नीचे आने तो आपका जो रिस्क है वो उतना कम हो जाएगा। रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है हेजिंग। इसका बड़े निवेशक और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हेजिंग के अंदर ये होता है कि आपने एक पोजीशन ली, मान लीजिए वो आपकी अपेक्षा से अनुरूप नहीं चलता है, वो उसके विपरीत चलता है, उससे उल्टा चलता है, तो उसको आप सेफगार्ड करने के लिए F&O सेक्शन में या डेरिवेटिव्स में जाके एक काउंटर पोजीशन ले सकते हैं। हेजिंग जो है ये बहुत ही प्रोफेशनल जितने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं या और बड़े निवेशक होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये छोटा निवेशक भी अब कर सकता है, क्योंकि ये सुविधाएं खासतौर से BSE में जैसे हम बात कर रहे थे उपलब्ध हैं, और F&O सेक्शन जो है काफ़ी एक्टिव है, तो काफ़ी लिक्विड कॉल्स या ऑप्शंस जो है आपको उपलब्ध मिलती हैं, जो आप हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको जो है अच्छी प्राइस के ऊपर वो उपलब्ध हैं। हेजिंग को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक किस्म से ये इंश्योरेंस है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए शेयर बाजार में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप लॉस लगाने का फायदा ये है कि अगर आप अपने जोखिम के मुताबिक स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर गिरावट की स्थिति में आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि बिना स्टॉप लॉस के आप बाज़ार के अंदर एंटर ना करें। स्टॉप लॉस के बिना बाज़ार के अंदर एंटर करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपका रिस्क बढ़ाता है। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, ये थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आपकी रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। वॉलेटिलिटी क्या है? जो आप उम्मीद रख रहे हैं बाज़ार से या अपने निवेश से, अगर वो नहीं होता है और वो न होने की से कितना ज़्यादा वेरिएशन है, वो वॉलेटिलिटी है। जैसे मान लीजिए 10% अगर आप किसी निवेश से एक्सपेक्ट करते हैं और उसका हिस्टोरिकल रिटर्न जो है वो 8% और 12% के बीच में है, तो 10% रिटर्न एवरेज तो निकल आया उसका, लेकिन किसी भी समय पे वो 8 और 12 के बीच में वेरिएशन कर सकता है। तो ये जो 8 नीचे और 12 ऊपर है, इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इसका आप ये कह सकते हैं कि जो 10% रिटर्न है उसमें प्लस माइनस 2% की वॉलेटिलिटी है, या इसको परसेंटेज टर्म्स में बोल सकते हैं कि 20% वॉलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की या इस पर्टिकुलर निवेश की या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि प्राइस मूवमेंट और वॉलेटिलिटी में फर्क होता है। प्राइस मूवमेंट के तहत स्टॉक का रेट बढ़ता है, जबकि वॉलेटिलिटी एवरेज मीन प्राइस के अराउंड कितना वेरिएशन है इसको दर्शाता है। यही नहीं, वॉलेटिलिटी डायरेक्शन से लिंक्ड नहीं होती। BSE में रिस्क को कम करने के लिए मार्जिन सिस्टम होता है। मार्जिन एक तरह का टोकन पेमेंट होता है जो ट्रेडर स्टॉक और डेरिवेटिव्स के अपने बाय या सेल ऑर्डर के लिए करता है। स्टॉक के लेवल पर मार्जिन 3 तरह का होता है: वैल्यू एट रिस्क यानी VAR, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी ELM और मार्क टू मार्केट यानी MTM मार्जिन। सिस्टम को रोबस्ट रखने के लिए और ट्रेडिंग में डिफॉल्ट्स नहीं हो, किसी के सौदे अगर गलत हो जाते हैं तो वो अपनी कमिटमेंट्स मीट कर पाए, तो वो करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस जो है मार्जिन का प्रयोग करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। कोई भी जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको कुछ मार्जिन अमाउंट अपने ब्रोकर के पास जमा कराना होता है एज ए निवेशक या एज ए ट्रेडर, और ब्रोकर को कुछ अमाउंट स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराना होता है जो मार्जिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो कैश में नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में हो, कई बार सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी जमा कराया जाता है। तो मार्जिन का पर्पज़ ये है कि पूरी ट्रेडिंग जो है वो सुचारू रूप से चले, और उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है उसको जो है वो उसकी भरपाई जो है वो मार्जिन के थ्रू की जा सके, और वो ट्रेड लेने से पहले ही इंश्योर कर लिया जाता है मार्जिन के माध्यम से। तो मार्जिन की का यूटिलिटी यही है कि बाजार जो है वो सुचारू रूप से काम करते रहे। आगे देखिए BSE की एक और उपलब्धि, मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज।
बीएसई भारत में XBRL आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफर करने वाला पहला एक्सचेंज है। बीएसई अब लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 41 के लिए वित्तीय परिणाम से संबंधित जानकारी दाखिल करने के लिए XBRL समाधान की शुरुआत करके ऐसी सुविधा देने वाला फिर से पहला एक्सचेंज बन गया है। इससे पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 35 के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से संबंधित जानकारी दाखिल करने के लिए 11 जून 2015 को XBRL समाधान लॉन्च करने वाला देश का पहला एक्सचेंज बन गया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न दाखिल करने के लिए लगभग 1100 कंपनियों ने इस सुविधा का फायदा उठाया था। XBRL वित्तीय परिणाम बीएसई के लिस्टिंग सेंटर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से दाखिल किए जा सकते हैं। I think the Bombay Stock Exchange's journey over the last 140 years must be applauded tremendously. It is the oldest stock exchange in Asia. It also has the largest number of listed companies of all the stock exchanges of the world. My heartiest congratulations to the Bombay Stock Exchange. I think the Bombay Stock Exchange has improved its operations tremendously over the years. Its technology, its operational procedures, and thus is an extremely modern stock exchange. बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।